सब्सक्राइब कीजिए IIS स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय रहेगा केदारनाथ सिंह अग्रवाल। देखिए, अगर 12th क्लास में आप हो तो आपके लिए वीडियो काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। दूसरा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहां से भी काफी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे केदारनाथ सिंह के बारे में। देखिए, अगर इनके जन्म की बात की जाए, देखिए केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में क्या किया, एमए किया, और एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। देखिए, इन्होंने जहां से एमए की वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किन्होंने? केदारनाथ सिंह ने। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1934 और इनके निधन की बात की जाए 2018। याद रहेगा आप सभी को। दूसरा, आज हम केदारनाथ सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको पता चल गया होगा। नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ में लिख सकें, और जल्दी ही आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। देखिए, कुछ समय के लिए गोरखपुर में क्या रहे, हिंदी के प्राध्यापक रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से अवकाश प्राप्त किया। दूसरा, और ये लगातार दिल्ली में रहकर इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र लेखन किया। ठीक है, यहां पर पता चल रहा है आपको। अब आगे देखिए, केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। ये मानवीय संवेदनाओं से मतलब क्या है, जो भी हमारी संवेदनाएं होती हैं एक आम आदमी की, तो उनसे संबंधित इन्होंने क्या है, रचनाएं लिखी हैं, उनको समझा है, जाना है, पहचाना है और उन संवेदनाओं को अपने काव्य में स्थान दिया है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। देखिए, बिंब विधान क्या होता है, इसे अंग्रेजी में इमेज कहा जाता है। किसी भी चीज को मूर्त देना, मतलब एक चित्र प्रदान करना या फिर उसे आकार या रूप प्रदान करना, वो क्या होता है, बिंब विधान। और इसकी एक खास बात क्या है, ये कल्पना पर आधारित होता है। क्या? बिंब विधान। अब अगली बात देखिए, यहां पर केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है। इनकी कविताओं में आप देखेंगे तो विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है, दिखाई देता है इनकी रचनाओं में। कविताओं में कोई फालतू का शोर शराबा नहीं है, कोई आलतू फालतू की, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे काम न आए, लेकिन विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में, इनके काव्य में दिखाई देता है। अब आगे देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, यहां पर आप देखेंगे जमीन पक रही है संकलन में। जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं जिसमें क्या है, विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है। तो क्या है, जमीन पक रही है। ये जो संकलन है इसमें जमीन, रोटी और बैल आदि इसी प्रकार की कविताएं हैं। याद रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। भाई देखिए, संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में क्या है, साथ साथ चलते हैं। संवेदना भी चलती है, विचार बोध मतलब कि जो हम विचारों से सोचते हैं, मतलब हमें सोचने के लिए वो कविताएं मजबूर करती हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, विचार बोध कहेंगे। अब आगे देखिए, जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना होगा। भाई इन्होंने क्या कहा, भाई जीवन के बिना
प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। मतलब उनका क्या मानना था, जीवन के बिना जीवन ही नहीं होगा तो वस्तु और प्रकृति का हम क्या करेंगे। तो जीवन का होना केदारनाथ सिंह ने जरूरी बताया। अब देखिए, इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है और उनमें एक नई रिजुता और बैलोसपन आया है। यहां तक समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इनकी कविताओं में रोजमर्रा मतलब जो डेली रूटीन की बातें होती हैं, रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता, अपनापन अनायास दृष्टिगोचर होता है। ओके, अब देखिए, इनका एक कविता संग्रह था जिसका नाम क्या था, अकाल में सारस। पर उनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आसान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल समझना है और लिखते रहें। अकाल में सारस कविता जो संग्रह था, उनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1994 की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मतलब मध्य प्रदेश की जो सरकार थी उसके द्वारा मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान इनको दिया गया। किनको, केदारनाथ सिंह को, तथा कुमारन आसान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, अब तक इनके 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। किनके, केदारनाथ सिंह के। अब देखिए, अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल। ठीक है, और कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। देखिए, यहां पर फिर थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह है। किनके, देखिए, मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत इनके क्या हैं, निबंध संग्रह हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। अगर हम देखिए, हाल ही से मतलब जो नया इनका कविता संग्रह है, कविताओं का संग्रह, तो प्रतिनिधि कविताएं नाम से क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल में ही प्रकाशित हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी 12th क्लास में 2 कविताएं मिलेंगी हमें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, इधर देखते रहिए भाई। पहली कविता है बनारस। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, बनारस जो कविता है भाई, प्राचीन शहर है। यहाँ पर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया। किस कविता में, बनारस में। बनारस एक प्राचीन शहर है और देखिए, हर एक शहर की अपनी संस्कृति होती है। जैसे भारत की एक है, या आप जहाँ के भी रहने वाले हो वहाँ की एक संस्कृति अलग अलग होती है। तो ऐसे ही बनारस के बारे में कवि ने बताया है। बनारस को शिव की नगरी भी कहा जाता है और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिरों और घाटों के किनारों पर बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। देखिए, यहाँ पर भिखारियों के कटोरों में बसंत उतरता है, मतलब उनको भीख मिलती है। इससे यह अर्थ लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट कविता है, महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले इसको अच्छे से पढ़ना है और अब भी पढ़ना है। स्कूल जैसे ही खुलेंगे और अच्छे से आपको समझाया जाएगा, तब तक आपको इसी से काम चलाना है। देखिए, इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी, गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंदी नाव एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी कभी न बुझने वाली चिताग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। देखिए, अब बनारस है, गंगा जो नदी है पास में है,
मंदिर और घाट है तो वहाँ पर आरती होती होगी, तो दीप तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि। यहाँ अर्थ क्या लेंगे, क्योंकि गंगा के किनारे पर भाई जो भी चिता होती है, जैसे डेड बॉडीज में कहूँगा आपको, जो भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं वहाँ पर उनको जलाया जाता है, तो उनमें जो आग लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, चिताग्नि। ठीक है, समझ गए होगे ना। और हवन भी होता है तो वहाँ धुआं उठता है और इसी को क्या कहते हैं, बनारस कहते हैं। यहाँ हर कार्य अपनी रो में रहता है, यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप क्या है, बनारस है। देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। देखिए काशी की प्राचीनता भी है, आध्यात्मिकता भी है, क्योंकि पूजा पाठ अर्चना के बारे में बताया गया है, और भव्यता के साथ साथ आधुनिकता का भी समाहार बनारस कविता में केदारनाथ सिंह ने किया है। यह कविता एक पुरातन, देखिए यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्य को उजागर करती है। बनारस एक मिथक बन चुका है, इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। किनकी, केदारनाथ सिंह की। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी। यहां पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कविता भाषा संरचना के स्तर पर कैसी है, सरल है, लेकिन अगर कविता को अर्थ की दृष्टि से देखेंगे बेटा तो कैसी है, गहरी है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। ओके, अब हम बात करेंगे जो दूसरी कविता है, दिशा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ में आए। देखिए दिशा जो कविता है भाई, इसमें ये बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों से संबंधित है, कैसे बच्चे होते हैं और कैसे वो क्रियाकलाप करते हैं, कैसी वो एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो दिशा कविता है किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। देखिए इसमें क्या होता है, एक बच्चा भाई पतंग उड़ाता है और पतंग उड़ाते हुए बच्चे से कवि पूछता है हिमालय किधर है। जैसे आपसे कोई पूछ ले, आप पतंग उड़ा रहे हो, मैं पूछूं बताओ सागर हिमालय किधर है, या मैं कहूं किशन पाल बताओ हिमालय किधर है, आप पतंग उड़ा रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, हम बच्चों से इस तरह के प्रश्न कर लेते हैं। तो ऐसे ही कवि ने एक पतंग उड़ाते हुए बच्चे से प्रश्न किया, बेटा कि हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। तो बच्चा बोलता है जहां उसकी पतंग भागी जा रही थी, जहां जिस दिशा में उसकी पतंग थी, तो बच्चा कहता है हिमालय तो उधर है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। यथार्थ से मतलब बेटा वास्तविकता होती है। हर किसी के भाई यथार्थ मतलब वास्तविकता, जिसको हम काफ़ी कम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, यथार्थ मतलब वास्तविकता। और थोड़ा समझाने के लिए मैं इजी वर्ड यूज़ करूं, रियलिटी जिसे कहेंगे वो क्या है, यथार्थ। देखिए बच्चे के यथार्थ को अपने ढंग से देखते कौन, कवि। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। भाई बड़ा अच्छा लगता है कवि को जब वो बच्चा कहता है हिमालय तो उधर है जिस दिशा में मेरी पतंग उड़ रही है या जा रही है। वो जो उत्तर है बच्चे का, तो कवि को बिल्कुल बड़ा प्यारा लगता है और मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और कविता की भाषा सहज है। उम्मीद करता हूं कि केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन घर बैठे सभी टीचर प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि बच्चों का फ़ायदा हो, और 8:30 बजे आप डेली आ जाया करें, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। और इसके नोट्स भी बनाएं और नोटबुक भी बनाएं और इन्हें याद भी करना है जो जो काम आपको कराया जा चुका है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में 8:30 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर 8:30 बजे लॉकडाउन बंद होने के बाद भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एकेडमिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।